गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार ऑडियो कंफर्म कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है। आज की क्लास में हम लोग आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। इतिहास लेखन, काल विभाजन, कालखंडों के नामकरण, हिंदी का पहला कवि, इन सब बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली है। अब तक की क्लास जो हम लोगों की चल रही थी वो इसी पे चल रही थी। अब आज हम लोग आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य में आप देखेंगे कि आदिकालीन साहित्य जो है आपका, इसमें एक तो सबसे पहले जो आता है वो आता है सिद्ध साहित्य। इसके बाद आता है आपका नाथ साहित्य। इसके बाद आता है आपका जैन साहित्य। इसके बाद है आपका विद्यापति, अमीर खुसरो और रासो साहित्य। रासो साहित्य कहिए या इसको आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य भी कहा है। अब इसमें आप देखिएगा कि इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने इस एक एक साहित्य को पूरा विस्तार से पढ़ाया है, लेकिन अब जो नया आपका सिलेबस आया है उसमें आपको यहां से ये दो जो हैं इसके बारे में आपके सिलेबस में मेंशन है, अमीर खुसरो और देश भाषा काव्य। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपके सिलेबस में इतिहास शब्द डाल दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, तो आदिकाल अगर डाल दिया तो आदिकाल का हिस्सा ये पूरा का पूरा बनता है। अब चूंकि सिलेबस में मेंशन आपके दो ही हैं, इसमें अमीर खुसरो है और रासों में जो है वो चंद और पृथ्वीराज रासो आपका मेंशन हुआ है। तो इससे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो है इनकी भी आपके पास होनी चाहिए। मतलब जो मूलभूत जानकारी है, मूलभूत जानकारियां इधर की भी होनी चाहिए। अब इसको देखने के लिए जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो मैंने अपनी क्लास में ये सारा कुछ डिटेल लाइव भी पढ़ा रखा है, जो भी नए बच्चे हैं उनके पास भी ये सारी क्लासेज उपलब्ध होंगी, अवेलेबल होंगी। तो बेसिक चीजें आप यहां से देख लेंगे उन क्लासेज से। मैं डिटेल में लेके उन्हीं क्लासेज को चलूंगा जो सिलेबस में मेंशन है, लेकिन उसके अतिरिक्त सिद्ध साहित्य क्या है, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही, इसके प्रमुख कवि कौन से रहे, इसका काव्य स्वरूप क्या क्या रहा है, इनका साधनात्मक स्वरूप कैसा था, संप्रदाय के रूप में इनके संप्रदाय की कुछ अच्छी चीजें और कुछ नकारात्मक चीजें, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, सिद्धों के विषय में जो हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं सिद्ध साहित्य का, उसका प्रामाणिक स्रोत क्या है, किस विद्वान के जरिए हमें इसका पता चलता है, आदि इत्यादि। यहां से बेसिक चीजें। फिर नाथ साहित्य से भी आपको बेसिक चीजें उठानी है। सिद्ध परंपरा से ही निकल के आगे बढ़ती है एक नाथ परंपरा, जो प्रवृत्तिगत रूप से सिद्धों की कुछ मान्यताओं का खंडन करते हैं और उनके कुछ मान्यताएं जो सामाजिक हित में थी उन्हें अपने साथ रखते हैं और उसके साथ साथ शैव मत को मिला करके एक नया संप्रदाय प्रवर्तित करते हैं, नाथ संप्रदाय। अपने संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो साहित्य लिखा उसी को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। जो जैन साहित्य है ये भी सांप्रदायिक साहित्य के अंतर्गत ही रखा जाता है, इसका भी संप्रदाय विशेष जैन धर्म से संबंध है।
तो जैन साहित्य जो है इसका भी बेसिक, जैन धर्म की प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसमें जो जिन साहित्यकारों ने साहित्य का सृजन किया है, मुख्य मुख्य साहित्यकार, उनकी रचनाएं, और कई बार रचनाओं के अंदर से भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो भी कवि आएंगे इनकी रचनाओं पर ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल। इसके बाद विद्यापति, विद्यापति की रचनाएं, अक्सर विद्यापति के उपनाम, विद्यापति के पदावली के संबंध में प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं, जो कि आलोचनात्मक प्रश्न भी होते हैं और तथ्यपरक प्रश्न भी होते हैं। तथ्यपरक प्रश्नों में विद्यापति से अक्सर उनके उपनाम आदि पूछ लिए जाते हैं, साथ साथ उनका वो किस संप्रदाय से संबद्ध थे ये भी पूछ लिया जाता है। विद्यापति की रचनाएं पूछ ली जाती हैं। विद्यापति की जो रचनाएं हैं संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट, इन सब में मिला जुला करके जो है उनका, संस्कृत रचनाएं भी इनकी एक आध बार आपके एलटी लेक्चर आर में पूछी गई हैं। तो जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं उनकी तथ्यपरक जानकारी होनी चाहिए। विद्यापति से जो आलोचनात्मक प्रश्न किया जाता है वो ज्यादातर उनकी पदावली से संबंधित है, क्योंकि पदावली जो है वो कृष्ण भक्ति साहित्य के रूप में, कृष्ण भक्ति काव्य, हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा का आरंभ ही वहीं से माना जाता है, विद्यापति की पदावली से माना जाता है। तो वहां से आलोचनात्मक प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। ग्रियर्सन साहब ने विद्यापति के अध्ययन के क्रम में जब मैथिली क्रेस्टोपैथी में वो इनके पदावली जो है, पदावली के काव्य स्वरूप पर विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा किया है, और विद्यापति को उन्होंने भक्त कवि, रहस्यवादी भक्त कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया अपने इतिहास में। आगे चलकर जब रामचंद्र शुक्ल आते हैं वो अपना इतिहास लिखते हैं तो इस बात पर भरपूर विवाद खड़ा हो जाता है। तो साहित्य इतिहास में ये एक बड़े विवाद का विषय बन जाता है कि विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी हैं, पदावली को भक्ति काव्य की श्रेणी में रखा जाए या श्रृंगारी काव्य की श्रेणी में रखा जाए। तो इसको लेकर के विद्वानों के मतांतर जो हैं ये बहुत सारे आलोच्य स्तर पर निकल के आए हैं, जो कि आपको क्लास में, जो भी आपको आपके पास रिकॉर्डेड क्लास होगी उसमें आपको पूरा डिटेल इन सब चीजों का मिलेगा। तो यहां से भी प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। तो ये जो चीजें सिलेबस में नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन आदिकालीन साहित्य का इतिहास तो मेंशन है और आदिकाल का ही ये सब हिस्सा है। तो यदि यहां से एक आधे प्रश्न उठा लिए जाते हैं तो आप ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप लोग? तो सबसे मेन चीज है कि यहां से भी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन रखनी है। पढ़ाने को जो जो मेंशन है डिटेल में मैं उन्हीं पे जाऊंगा इस क्लास में। अमीर खुसरो टॉपिक है आज का। आज हम लोग अमीर खुसरो के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उनकी रचनाएं, उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से हमारी चर्चा होगी। और रासों पर तो जैसे रासो साहित्य है तो उसका नामकरण से लेकर के, अब नाम उसमें सिर्फ पृथ्वीराज रासो या चंद का दिया है, लेकिन अन्य रासो रचनाओं पर भी सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनका आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोगों की राय अवश्य जान लेना चाहूंगा कि इतनी देर जो मैंने बोला, आप लोगों को कोई अगर किसी का भी कोई किसी के मन में कोई उत्कंठा, कोई प्रश्न हो तो अपनी बात अवश्य रखें। इसके लिए मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। कोई भी प्रश्न चल रहा हो आदिकाल से संबंधित, मैंने अपना पक्ष तो बोल दिया कि मुझे ये करना है और आप लोगों को ये चीजें करनी चाहिए। बावजूद इसके अगर किसी के मन में कोई प्रश्न चल रहा हो ऐसा, तो अपनी बात रखें। चलिए ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो पे आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।
अमीर खुसरो जो इनका साहित्यिक नाम है, पूरा नाम इनका है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। ठीक है। स्थान जो है इनका, स्थान एटा जिले के पटियाली गांव से थे। अच्छा, ये एटा आपका जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश एटा जिले के पटियाली गांव से थे। खुसरो के समय सीमा की अगर बात करें तो खुसरो की समय सीमा को लेकर कोई निश्चित प्रमाण ऐसा नहीं मिलता। आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में अमीर खुसरो का समय जो निर्धारित किया है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का समय निर्धारित किया है। तो इनका समय आप देखेंगे, समय 12वीं से 13वीं सदी के बीच। ठीक है। 12वीं से 13वीं सदी के बीच का समय इन्होंने एक टाइम बता रखा है। वैसे प्रायः इतिहासकार जो हैं, प्रायः इतिहासकारों ने इनके बारे में यही लिखा है कि इन्होंने गुलाम वंश के पतन से लेकर तुगलक वंश के आरंभ तक का समय देखा है। तो खुसरो के बारे में ये इनके समय को लेकर के प्राय इतिहासकारों ने अपनी ये अवधारणा प्रकट की है कि खुसरो जो है वो गुलाम वंश के पतन के भी गवाह हैं और तुगलक वंश के आरंभ, अभ्युत्थान, उदय के भी गवाह हैं। तो एक लंबा दौर रहा है खुसरो का, मुगल दरबारों के इर्द गिर्द रहने का, मुगल दरबारों के साथ अपना समय बिताने का। अब ये तो हो गया खुसरो के जन्म आदि से लेकर के। अब खुसरो का व्यक्तित्व, खुसरो के व्यक्तित्व की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि खुसरो जो हैं एक बहुत ही सुलझे हुए सुंदर कवि हैं, गायक हैं, इतिहासकार हैं, शब्दकोशकार हैं और इसके साथ साथ खुसरो जो हैं वो संगीत के भी बड़े मर्मज्ञ थे। तो खुसरो के व्यक्तित्व को आप कहा जा सकता है, अगर एक शब्द में हम कहें तो ऐसा कहा जा सकता है कि खुसरो का व्यक्तित्व जो था वो बहुआयामी था। एक साथ खुसरो अनेक कलाओं में पारंगत थे, अनेक कलाओं में दक्ष थे। राज दरबारों की अगर बात करें तो बहुत सारे राज दरबारों में भी रहने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। कई सारे राज दरबारों के साथ इन्होंने अपना समय व्यतीत किया है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना विद्वान हो, इतनी सारे कलाओं का ज्ञाता हो, ये आवश्यक हो जाता है कि हर दरबार ये चाहेगा कि ये व्यक्तित्व जो है वो हमारे दरबार के साथ हमसे जुड़कर रहे, ताकि उसके ज्ञान का फायदा कोई भी बादशाह, कोई भी राजा उठा सके। तो ये रीजन रहा, खुसरो कई सारे दरबारों में जुड़े रहे और अपने साहित्य सेवा में निरंतर जो है वो लगे रहे। इनके व्यक्तित्व के बारे में एक लाइन में अगर चाहें तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, बहुआयामी है। ये सुकवि, इतिहासकार,
शब्दकोशकार, संगीतज्ञ, आदि कई कलाओं से संपन्न थे। खुसरो में बहुत सारी ये विशेषताएं थी जिनकी चर्चा जो है वो की जाती है। अब इनके द्वारा रचित ग्रंथ जो हैं, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 100 के आसपास बताई जाती है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है ये 100 के आसपास बताई जाती है, लेकिन इनमें से आप पाएंगे कि 20-22 जो है ये उपलब्ध हैं। सारे उपलब्ध नहीं है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है वो 20-22 ही है। अब यहाँ पर एक बड़ी स्थिति पैदा हो जाती है इतिहासकारों के मध्य, इतिहास में जो वर्णित तथ्य हैं उसको लेकर के। इस दौर में खुसरो नाम के और भी कवि हुए हैं, तो रचनाओं को लेकर ये बड़ा असमंजस हो जाता है कि भाई इस वाले खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि खुसरो के नाम से और भी कवि हैं जो रचनाएं जिन्होंने अपने पद वगैरह लिखे हैं। 2-3 चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं कि खुसरो जब संगीत के जानकार थे तो संगीत विषयक ग्रंथ जो होगा वो इन्हीं का होगा, मनोरंजन परक साहित्य जो होगा वो इन्हीं का होगा। इसके साथ साथ खुसरो जो थे ये इतिहास के भी जानकार थे, और दूसरे वाले अन्य जो खुसरो की रचनाएं मिलती हैं वो भी इतिहास जानने वाले होंगे। तो इतिहास संबंधी ग्रंथों को लेकर के, शब्दकोश संबंधी ग्रंथों को लेकर के ये कंफ्यूजन की स्थिति, ये मतलब एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मूल खुसरो की कौन सी है। लेकिन हमारे साहित्य इतिहास में जब एक ही खुसरो को पढ़ना है तो जो भी रचनाएं मिलती हैं उन्हीं से संबंधित मान लिया जाता है। लेकिन कुल मिला जुला करके अगर आप वास्तव में देखेंगे तो ये इतिहास ग्रंथों में एक बड़े विवाद का विषय है, क्योंकि खुसरो नाम के इनके अतिरिक्त और भी कवि हुए हैं। तो इसलिए रचनाओं को लेकर के उस दौर में 100 रचनाएं करना ये भी अपने आप में गले से नीचे नहीं उतरती। 20-22 उपलब्ध हैं, वो भी 20-22 इन्हीं की होंगी, इसको लेकर भी संशय की स्थिति है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। आप 2-3-4 इतिहास उठाओगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। शुक्ल जी ने कुछ और लिखा है, राम कुमार वर्मा जी ने कुछ और लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ और ही बात लिखी है। तो कुल मिला जुला के हमें यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठ स्थिति को प्राप्त करना है। खुसरो की जो विशेषताएं हैं ये जरूर आपको ध्यान रखना है। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न, इस तरह की चीजें कवि से लेकर के अन्य जो कलाओं को इन्होंने साध रखा है उसके संदर्भ में भी आपसे प्रश्न अक्सर उठाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ इन सभी गुणों के साथ साथ खुसरो की जो बात की हमने, संगीतकार की बात, तो संगीत में भी आप सभी को पता होगा कि तबले और सितार के आविष्कार का क्रेडिट इनको जाता है। खास करके तबले का तो माना ही जाता है कि इन्होंने ही तबले का आविष्कार किया, खुसरो ने। तो संगीत के क्षेत्र में भी इनकी जो उपलब्धियां हैं वो अविस्मरणीय है, वहां से भी खुसरो से प्रश्न उठाया जाता है। भाषा की अगर हम बात करें तो खुसरो जो थे ये फारसी, खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा, इन सभी के अच्छे जानकार थे। खुसरो हिंदी व फारसी के अच्छे जानकार थे, क्योंकि जब शब्दकोश लिख रहे हैं तो स्पष्ट है कि भाषा का ज्ञान इन्हें सम्यक रूप से होगा, तभी इन्होंने शब्दकोश की रचना की है। अब मैंने यहाँ सिर्फ हिंदी लिख दिया तो इसका ये मतलब सिर्फ आप खड़ी बोली से नहीं लगाएंगे। हिंदी
का जो साहित्यिक रूप है उसमें आपकी अवधी भी है, ब्रजभाषा भी है। तो यहाँ हिंदी लिख देने से वो सारी चीजें कवर अप हो जाती हैं, क्योंकि हिंदी का जो पूर्ववर्ती स्वरूप है, खड़ी बोली हिंदी से पहले आपने देखा ही है कि काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का अपना राज था, अपना रुतबा था, अवधि भी प्रतिष्ठित थी। तो ये इन सभी भाषाओं की, चाहे आप उसकी बात करें, ब्रज की बात करें, ब्रज भाषा की बात करें, अवधि की बात करें, खड़ी बोली हिंदी की बात करें या फारसी की बात करें, इन सभी भाषाओं में आप पाएंगे कि खुसरो सिद्धहस्त विद्वान थे। अच्छा, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि खड़ी बोली हिंदी, ब्रजभाषा के आरंभिक प्रयोक्ता खुसरो ही माने जाते हैं। मतलब काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाना, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाना, जिस आदिकाल का साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, ज्यादातर कवियों की रचनाएं आपको अपभ्रंश में मिलेंगी, अवहट्ट में मिलेंगी, लेकिन उस दौर में खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं में आपको खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग मिलेगा और ब्रज भाषा का भी प्रयोग मिलेगा। फारसी का प्रयोग तो मिलेगा ही मिलेगा, फारसी के ज्ञाता तो थे ही। तो अगर आरंभिक प्रयोक्ता पूछा जाता है, खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक प्रयोक्ता या ब्रज भाषा के आरंभिक प्रयोक्ता, तो निर्विवाद रूप से आदिकालीन कवि अमीर खुसरो का नाम लिया जाता है। अब यहां पर आकर के बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन चलता है खड़ी बोली को लेकर के। खड़ी बोली का प्रथम कवि, खड़ी बोली का प्रथम महाकवि या खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोक्ता, खुसरो ने अपनी कुछ काव्य शैलियों में खड़ी बोली का प्रयोग अवश्य किया है सबसे पहले, तो इनको खड़ी बोली का आरंभिक प्रयोक्ता कहा जाना चाहिए। व्यवस्थित रूप से खड़ी बोली में कविता सबसे पहले लिखने का क्रेडिट जाता है आपके द्विवेदी युगीन स्वच्छंदतावादी धारा के प्रवर्तक श्रीधर पाठक जी को। श्रीधर पाठक की कविता सन 1900 में गुणवंत हेमंत जो प्रकाशित होती है, वो खड़ी बोली हिंदी की पहली व्यवस्थित कविता, पूरी की पूरी कविता मानी जाती है। तो इसलिए खड़ी बोली का प्रथम कवि अगर पूछा जाता है तो वो माना जाता है श्रीधर पाठक जी को। तीसरी चीज, यहां पर तीसरा प्रश्न ये आता है कि यदि ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि कौन है, तो पहले महाकवि के रूप में आप सभी जानते होंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम आता है, जिनकी रचना प्रिय प्रवास, हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं और उनकी रचना प्रिय प्रवास जो है उसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार किया है और सामान्यतः मान भी लिया जाता है। इसलिए ऐसा प्रश्न किया जाता है। हालांकि अगर शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी तो उसे एक अच्छा प्रबंध काव्य भी नहीं मानते, महाकाव्य तो दूर की बात है। फिर भी एक सामान्य अवधारणा ऐसी बनी हुई है हमारी कि प्रिय प्रवास जो है उसको पहला महाकाव्य खड़ी बोली का मान लिया जाता है। तो यदि फैक्चुअल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकवि, तो हरिऔध जी ठहरते हैं और पहला महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास ठहरता है। तो इस तरह से खड़ी बोली को लेकर के आपको सिर्फ प्रश्न पे नहीं जाना है, विकल्पों पे भी जाना है। विकल्प के आधार पर भी कई बार प्रश्न निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए खड़ी बोली का आरंभिक प्रयोक्ता मैंने यहाँ कहा खुसरो को, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने खड़ी बोली का पहला कवि ही लिख दिया, लेकिन विकल्प में अमीर खुसरो के अलावा श्रीधर पाठक का नाम नहीं है, तो निश्चित तौर पे वो अमीर खुसरो के लिए प्रश्न कर रहा है। तो यहां पर ये चीज देखना होता है। अमीर खुसरो ने व्यवस्थित बहुत सारी रचनाएं नहीं की हैं खड़ी बोली में, उनके काव्य का कुछ एक स्वरूप है जिसमें खड़ी बोली आपको मिलेगा, जिस पर चर्चा हम लोग आगे करने वाले भी हैं। तो यहाँ आरंभिक प्रयोक्ता, खड़ी बोली का पहला कवि, खड़ी बोली का पहला महाकवि, इस संबंधी जो तर्क है या इस संबंधी जो भी संशय है इसे आप अपने अंदर से दूर कर लेंगे।
ठीक है। हाँ जी, समर्थ कवि। चलिए, और कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? चलिए ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब आप कई सारी किताबें, गाइड बुक्स वगैरह पढ़ते हो ना, तो क्वेश्चन बनाने का पैटर्न हर आदमी का अलग होता है। तो उस क्वेश्चन में आदमी नाम हाम बदल लेता है। बेसिक चीज क्या है कि आपको साहित्य की मूलभूत समझ होनी चाहिए। एनालिटिकल समझ अगर आप में है तो प्रश्न बनाने वाले ने, आप प्रश्न पे भी जाएंगे और आप विकल्पों पे भी जाएंगे और दोनों को कोरिलेट करते हुए सही उत्तर पे जाएंगे। तो प्रश्न करने का मतलब ये नहीं होता है, एमसीक्यू का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ तथ्यगत जानकारी हो। कई बार आपको क्या होता है कि आपको प्रश्न को और उसके विकल्प, उत्तर विकल्पों को कोरिलेट करके भी देखना होता है। तब जाके क्वेश्चन करने वाले का थीम समझ में आता है कि क्वेश्चन करने वाला हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ये चीज समझते हुए आप सही उत्तर पे जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ खुसरो के बारे में कुछ और चीजें। वैसे तो कई दरबारों में रहे, लेकिन खिलजी ने इन्हें तूतीय हिंद कह के संबोधित किया था, हिंद की तूती के रूप में संबोधित किया था। तो एज अ फैक्ट ये भी याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें तूतीय हिंद, तूतीय हिंद या हिंद की तूती, जो भी कहें, तूतीय हिंद कहकर या हिंद की तूती कहकर संबोधित किया था। ठीक है। अब इनके काव्य रचनाओं की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। खुसरो की रचनाएं, खुसरो की रचनाओं में आप देखेंगे पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल, खालिकवारी, ढकोसला, आवाजें, खुसरवी, जवाहरे खुसरवी, आवाजें खुसरवी, जवाहरे खुसरवी और आशिका। अब देखिए, इन रचनाओं में जो सबसे ज्यादा महत्व होता है वो आपके यहां तक के काव्य स्वरूप का देखा जाता है। खुसरो के संदर्भ में खुसरो की जो प्रसिद्धि का आधार है वो उनकी पहेलियां, मुकरियां हैं। खुसरो जो जाने जाते हैं मुख्य रूप से अपने पहेलियों मुकरियों के लिए। और दूसरा, जो गजल की बात हम करते हैं, गीत संगीत की बात करते हैं, तो खुसरो ने ढेर सारे सूफी अंदाज में, सूफियाना भाव से संपृक्त गीत गजल भी लिखे हैं, दोहे पद भी लिखे हैं। तो यहां तक की जो रचनाएं हैं खुसरो की, साहित्यिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन भी जो उठाए जाते हैं, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अंदर से जो पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो यहीं से उठाए जाते हैं।
क्योंकि छोटे क्लास से लेकर और बड़े क्लास तक जो साहित्य का हिस्सा अगर बनता है खुसरो का साहित्य, तो इन्हीं में से कुछ न कुछ होता है। आमतौर पे पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, ये सब चीजें जो हैं, ये आपने देखा होगा कि छोटे क्लास में हमारे अकादमिक का हिस्सा अवश्य रही हैं। और उसके अतिरिक्त ये आम जनमानस में, जन जन में बोली जाने वाली, कही सुनाई जाने वाली, पूछी जाने वाली चीजें हैं, चाहे वो पहेलियों की बात करें, चाहे मुकरियों की बात करें। अब इन पर चर्चा हम लोग आगे थोड़ा सा करेंगे। बाकी रचनाओं पर आप देख लीजिए। गजल जो है आप सभी समझते ही हैं, गजल तक आपको समझाने की जरूरत नहीं है। खालिक बारी जो है ये शब्दकोश, अब इसको लेकर भी संशय की स्थिति है। कुछ विद्वान मानते हैं इनका, कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। ढकोसला जो है एक ऐसा काव्य स्वरूप है जिसमें आप पाएंगे बेतरतीब शब्दावलियों का प्रयोग। बेतरतीब शब्दावलियों का प्रयोग होता है, मतलब कहना कुछ और है लेकिन वो बात उल्टे सुल्टे शब्दों में कही जाएगी, जैसे सुनने वाले को वो समझ ना आए। मतलब एक रहस्य पैदा करने के लिए, एक चमत्कृति पैदा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। से कई बार आपने देखा होगा कि व्यावहारिक उसमें भी यदि कोई हमारे सामने कोई किसी चीज को रखता है, कोई बात रखता है, और वो अपनी बात सीधे सीधे न कह करके घुमा फिरा करके उसे बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक या अलग अंदाज में कहने का प्रयास करता है, तो उसके लिए हम सीधा सा एक ही शब्द प्रयोग करते हैं कि अनावश्यक ढकोसला बनाने की जरूरत नहीं है, ढकोसला मत कीजिए। तो ढकोसला का मतलब यही होता है बेतरतीब शब्दावली, मतलब बिना किसी निश्चित नियम क्रम के किसी चीज को प्रस्तुत करना, बेतुके ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत करना ही काव्य स्वरूप जो है वो ढकोसला के नाम से जाना जाता है। आवाजे खुसरवी, जवाहरे खुसरवी, नाम देखकर आप समझ सकते हैं कि ये संगीत विषयक ग्रंथ होंगे। ये दोनों ही, इनका संबंध संगीत से है। आशिका जो है, आशिका जो इनकी रचना है, आशिका में आप देखेंगे कि इसमें हिंदी भाषा की प्रशंसा हुई है। इसमें आप पाएंगे हिंदी की प्रशंसा। तो ये इनकी रचनाओं का संक्षिप्त जो है वो परिचय है, विवरण है। अब इसमें खुसरो के जो भी साहित्य हैं, इनके साहित्य की विशेषताओं पर जब हम लोग चर्चा करेंगे तो उसमें ये भी आ जाएंगी पहेलियां, मुकरियां और दो सूखने। अब खुसरो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं की अगर हम बात करें, प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो सबसे पहली और खास चीज जो खुसरो के साहित्य में हमें दिखाई देती है वो ये है कि खुसरो का साहित्य ज्ञान मूलक और मनोरंजन परक साहित्य है। पहली चीज, पहली विशेषता आपको दिखेगी, खुसरो का साहित्य ज्ञान मूलक एवं मनोरंजन परक। अब ज्ञान मूलक और मनोरंजन परक जो इनका साहित्य है, उसके अंतर्गत आप भी समझते होंगे कि कौन कौन से काव्य स्वरूप इनके आएंगे। इसके अंतर्गत खुसरो के जो काव्य स्वरूप आने वाले हैं वो हैं आपके पहेलियां, मुकरियां और दो सूखने। ये ऐसा साहित्य है तीनों जिसको आप ज्ञान मूलक और मनोरंजन परक साहित्य की कोटि में रखते हैं। अब देखिए खुसरो का जो दौर है दरबारी परिवेश का दौर है। आदिकालीन दौर में कवि और कविता किस प्रकार की होती थी उसकी प्रवृत्ति से आप सभी अपरिचित नहीं होंगे। उस दौर में कवि अपना जो मुख्य दायित्व समझते थे वो यही समझते थे कि हमें दरबारी रसिकों का मनोरंजन करना है, राजा का प्रशस्तिगान करके उसे खुश करना है। और चूंकि ये दरबारी परिवेश से जुड़े हैं तो स्पष्ट है कि उस दौर की प्रवृत्ति से ये अलग हट गए हैं। थोड़ा सा मनोरंजन का कार्य तो इन्होंने किया है, लेकिन मनोरंजन में इन्होंने जो रास्ता अपनाया, जो इन्होंने मार्ग अपनाया है, वो ज्ञान का मार्ग अपनाया है,
न कि फूहड़ मनोरंजन का। बाकी तो सब श्रृंगार आदि का फूहड़ मनोरंजन करके दरबारी रसिकों का मनोरंजन करते ही हैं, लेकिन उन कवियों में खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने मनोरंजन के लिए ज्ञान को माध्यम बनाया, और इसलिए इनका साहित्य जो है वो ज्ञान मूलक मनोरंजन परक साहित्य कहा जाता है। इनके ज्ञान मूलक और मनोरंजन परक साहित्य का हिस्सा आपको बनती हैं पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने। अच्छा, अब चूंकि ये जो चीजें हैं पहेलियां, मुकरियां या दो सूखने, आपने देखा होगा कि अक्सर ये चीज जो है हम लोग बच्चों की जिज्ञासा को उद्दीप्त करने के लिए और उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस पद्धति को अपनाते हैं। छोटे बच्चों से ही पहेलियां पूछी जाती हैं या मुकरियां पूछी जाती हैं या दो सूखने पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी है, वयस्क या वृद्धों की अपेक्षा इस साहित्य को देखेंगे तो ये बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है, तो इसलिए इस साहित्य को अगर बाल साहित्य से संज्ञापित किया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस साहित्य को बाल साहित्य की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये बाल साहित्य की श्रेणी में आता है। ज्ञान मूलक और मनोरंजन परक होने के साथ साथ इनका साहित्य जो है, ये वाला पार्ट सिर्फ जिसमें पहेलियां, मुकरियां और दो सूखने हैं, ये ज्ञान मूलक और मनोरंजक साहित्य जो है इनका बाल साहित्य की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग परिचय लेंगे पहेलियों की, मुकरियों की और दो सूखने की। हालांकि आप सभी लोग जानते होंगे पहेलियों, मुकरियों के बारे में तो खैर पहेली जो शब्द है, पहेली का मतलब ही होता है रहस्य, मतलब ऐसी चीज जिसमें कुछ गुप्त हो, कुछ रहस्यवादी हो। जहां पर रहस्य आता है मतलब बात जहां पर अर्थ गोपन शैली में कही जाती है, मतलब मुख्यार्थ को छुपाकर यदि कुछ पूछा जाता है, कुछ कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है पहेली। जैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में भी अगर कोई बात अपनी सीधे सीधे नहीं कहता है, अर्थ गोपन शैली में कहता है, तो नहीं कहते हैं हम लोग कि पहेलियां मत बुझाइए, सीधे सीधे अपनी बात कहिए। तो पहेलियों से अभिप्राय यही होता है कि पहेलियां जो होती हैं ये अर्थ गोपन शैली में होती हैं, मुख्यार्थ को छुपा करके बात कही जाती है, सामने वाले को अपने ज्ञान से, अपने बुद्धिमत्ता से उसके अर्थ को बताना है, उसके मतलब को बताना है। तो अब जाहिर सी बात है कि जहां पर उत्सुकता शब्द आ जाए, जहां पर किसी चीज को जानने के लिए उत्सुकता आ जाए, क्यूरियोसिटी आ जाए, तो वो चीज क्या हो जाती है, आपकी मनोरंजन परक हो जाती है। ऐसे कार्यों में आदमी का मनोरंजन भी होता है, और इसके साथ साथ आदमी उसका उत्तर ढूंढने के लिए अपने दिमागी कौशल का प्रयोग करता है। तो इस वजह से ये, जब आप अपने दिमागी कौशल का प्रयोग करेंगे तो उसकी धार और पैनी होती जाएगी, तो इसलिए इसको आप ज्ञान मूलक भी कह सकते हैं। अब यहां पर पहेलियों में आपको दो तरह की पहेलियां दिखेंगी, एक को कहा जाता है अंतरलापिका और एक को कहा जाता है बहिर्लापिका। अंतरलापिका में क्या होता है कि उत्तर अंदर ही निहित होता है, और जो बहिर्लापिका होती है इसमें उत्तर बाहर से ढूंढना होता है। इसी आधार पर इसको दो कोटियों में रखा जाता है, पहेलियों को अंतरलापिका और बहिर्लापिका। ठीक है, अब एक दो परिचय हम लोग पहेलियों का लेते हैं। पहेलियों की पहचान देखिए कैसे और किस तरह की होती हैं, देखिएगा। घूम घुमेला,
लहंगा पहने, एक पांव पर रहे खड़ी। घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पांव पर रहे खड़ी, 8 हाथ हैं उस नारी के। सूरत उसकी लगे परी। हाँ जी, विनीता ने बिल्कुल सही उत्तर बताया। पहेलियां बूझने में आप बड़ी तेज हैं, समझ गया। घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पांव पर रहे खड़ी, मतलब घूम घुमेला से मतलब गोल गोल छतरी। 8 हाथ से उसके जो कमानियां होती हैं, छाते के 8 कमानियों से मतलब है। और दिखने में छाते जो होते हैं बड़े रंग बिरंगी होते हैं, खास करके लेडीज छाते तो बड़े ही रंग बिरंगी होते हैं, तो इसलिए खुसरो ने उसको परी, उसके लिए परी का रूपक बांधा है कि सूरत उसकी लगे परी। ठीक है, तो इस तरह से पहेलियां होती हैं। और भी आप चाहें तो देख सकते हैं। एक पहेली और देखिए। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलि बलि जाए। है ना, तो ये देखिए, इस तरह से खुसरो की पहेलियां हैं। अब चलिए, आपसे आपके प्रश्न में पहेलियों का अर्थ तो नहीं पूछेगा, ये छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है। मेरा मकसद यहां था कि इसका काव्य स्वरूप आपको दिखाना, पहेलियां होती कैसी हैं, क्या होती हैं। और इसमें आपको विशेष बात जो ध्यान देना है, जो आपके ध्यान देने की बात है, वो ये है कि आप इसकी भाषा पर नजर डालिए, इसकी भाषा शैली पहचानिए कि इसकी भाषा शैली क्या है। पहेलियों की भाषा शैली देख करके आपको साफ दिखेगा यहाँ पर कि आदिकालीन कवि खुसरो जो हैं, पहेलियां ज्यादातर इन्होंने इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया है। साफ तौर पे दिख रहा है ना, घूम घुमेला लहंगा पहने, एक पांव पर रहे खड़ी, 8 हाथ हैं उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। अब यहाँ भाषा के रूप में आप देखते हैं कि पहेलियों में भाषा जो आपको मिलेगी वो खड़ी बोली हिंदी है। तो यहां ध्यान देने की चीज ये है कि आपकी भाषा शैली। अब जो दूसरा काव्य स्वरूप है इनका, एक तो हमने पहेलियों की बात कर ली, अब दूसरा देखिए, मुकरियां। ठीक है, मुकरियों की अगर बात करें तो मुकरने का मतलब ही होता है कि अपनी बात से नट जाना, इनकार कर जाना। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काव्य स्वरूप है। ये वर्णन शैली में लिखा जाता है, किसी चीज का वर्णन करते हुए लास्ट में उसका उत्तर बताया जाएगा, और गलत उत्तर होगा वो उसको खारिज करते हुए, उसको नकारते हुए दूसरा उत्तर मुकरी में ही निहित रहता है। तो मतलब प्रश्न और उत्तर दोनों ही इसमें निहित होते हैं, इसलिए इसको अंतरलापिका की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, प्रश्न और उत्तर दोनों ही निहित हैं। नाम इसका मुकरी इसलिए है क्योंकि गलत उत्तर से मुकरते हुए सही उत्तर इसी में दिया गया होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें 2 उत्तर होंगे, एक से मुकर जाना है, दूसरा सही होता है। और चूंकि सही उत्तर भी इसके अंदर ही निहित होता है, ये इसलिए इसकी शैली जो हुई ये अंतरलापिका हुई। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, एक मुकरी, सगरी रैन
मोहि संग जागा, भोर भया तब बिछुरन लागा। सगरी रैन मोहि संग जागा, भोर भया तब बिछुरन लागा। वाके बिछुरत फाटे हिया, ए सखी साजन ना सखी दिया। अब यहां देखिए, पहले वर्णन शैली, सगरी रैन मोहि संग जागा, सारी रात मेरे साथ जग के बिताया, और जब सुबह हुआ तो बिछुड़ने लगा, मतलब जाने लगा। वाके बिछुरत फाटे हिया, हिया मतलब कलेजा, हृदय, तो उसके जाने से हृदय फट रहा है, इतना दर्द हो रहा है। कौन है वो? तो पहला उत्तर है ए सखी साजन, और इससे मुकरते हुए इसका सही उत्तर जो दिया गया है वो दिया गया है ना सखी दिया। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक बात से मुकरते हुए दूसरा उत्तर दिया जा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मुकरी कहा जाता है। ठीक है। अब यहां यदि भाषा की बात करें आप, मुकरियों की, थोड़ा सा इस पे एनालिटिकल जाइए और इनकी भाषा देखिए। तो ये देखिएगा, सगरी रैन मोही भया वाके। अब इन शब्दों को देख करके आप समझ सकते होंगे कि ये किस भाषा के शब्द हैं, इसे किसकी कोटि में रखा जाना चाहिए। एक बार बताइए तो भाषा इसकी। चलिए, बड़ा समय लग रहा है आप लोगों को, ये साफ आपको दिख ही रहा है कि ये जो प्रभाव है वो किसका है? आपका ब्रज भाषा का प्रभाव साफ तौर पे आपको दिखाई देगा यहां पर। ठीक है। तीसरा जो मनोरंजन परक इनका साहित्य है, दो सूखने, दो सूखने में दो प्रश्नों के एक उत्तर। यहां पर क्या होगा कि दो प्रश्न होंगे, दो प्रश्न का एक ही उत्तर होगा। जैसे घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। उत्तर है इसका फेरा न था। दोनों ही संदर्भ में चलिए ठीक है, अभी बता देता हूं। खड़ी बोली से तो आप परिचित ही हैं, खड़ी बोली में आप लिख पढ़ रहे हैं। खड़ी बोली हिंदी का स्वरूप तो आपको पता ही है। ज्यादातर आप पाएंगे कि जहां भाषा ओकार बहुला है, मो से मोसो, आयो गयो, तो वो समझ लीजिए ब्रज भाषा है। और जहां भाषा उकार बहुला है, आयहु गयहु, इस तरह की अभिव्यक्ति जहां मिले आपको, समझ लीजिए वो अवधि है। तो खड़ी बोली बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खड़ी बोली में ही पढ़ लिख रहे हैं, बोलते हैं। ब्रज भाषा आपको उकार बहुला दिखेगी, और अवधि जो है आपको उकार बहुला होती है। मतलब सिंपल सा ट्रेंड तो यही होता है पहचानने का, बाकी भाषा पहचानना थोड़ा सा उसके लिए अध्ययन भी आवश्यक होता है। ठीक है।
तो सिंपल बात यहां ध्यान रखिएगा, ओकार बहुला उकार बहुला, ओकार होगा तो समझ लीजिए वो ब्रज भाषा है, उकार बहुला है तो समझ लीजिए वो अवधि है। अब यहां देखिए, घोड़ा क्यों अड़ा पान क्यों सड़ा, दोनों का एक ही उत्तर है, फेरा न था। अब यहां भी भाषा अगर आप देखते हैं तो ये साफ दिख रहा है कि ये खड़ी बोली में है। दो सूखने की जो भाषा है ये भी आपकी खड़ी बोली में है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो मुकरियां हमने देखा, मुकरियां जो काव्य स्वरूप है इनकी, मुकरियों में एक बात से इनकार करते हुए दूसरे को उत्तर माना जा रहा है। यदि अलंकार की दृष्टि से देखेंगे, यहां पर एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलंकार की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो अलंकार में एक अलंकार होता है अपहनुति। अपहनुति अलंकार की पहचान होती है कि जब एक कथन का निषेध करके दूसरी बात कही जाए, एक बात का निषेध करके दूसरी बात कही जाए तो अपहनुति अलंकार होता है। तो मुकरी का मतलब ही हुआ कि एक बात का निषेध करके दूसरी बात कहना है। तो जाहिर सी बात है कि मुकरियां जितनी भी होंगी खुसरो की या किसी की भी, तो मुकरियां हमेशा किस अलंकार में होंगी, तो अपहनुति अलंकार में होंगी। तो मुकरी अगर कहीं पर भी पूछे तो आप बेधड़क बेबाक कहिए कि ये इसका अलंकार जो है वो अपहनुति है, एक बात का निषेध करके दूसरी बात कहना। ठीक है, तो ये तो हो गया खुसरो के ज्ञान मूलक मनोरंजन परक साहित्य की बात। अब इसके बाद जो है खुसरो का दूसरा जो पक्ष है विशेषताओं में, दूसरी विशेषता सूफी भावना। खुसरो साहित्य का एक पक्ष जो है वो सूफी भाव से सराबोर है। सूफी भाव से मतलब ये होता है, सूफी भावना से मतलब तसव्वुफ। तसव्वुफ जो दर्शन है, ये सूफियों का जो दर्शन है उसी को तसव्वुफ कहा जाता है। तसव्वुफ जो होता है ये प्रेम मार्गी दर्शन होता है। इसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, खुदा को प्राप्त करने के लिए प्रेम का मार्ग अपनाया जाता है। बंदे का खुदा के साथ या साधक का उसके साध्य के साथ प्रेम का संबंध होता है। इस परंपरा में साधक जो होता है वो लौकिक प्रेम, इश्क मजाजी से अपनी साधना की शुरुआत करता है और उसके साधना की जो चरम परिणति होती है वो अलौकिक प्रेम पर होती है, यानी इश्क हकीकी में जाकर के होती है। मतलब इसमें साधक लौकिक प्रेम के मार्ग पर चलते हुए अलौकिक प्रेम की उपलब्धि करता है, सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करता है। ये सूफी दर्शन का मुख्य भाव होता है। इसके साथ साथ सूफी दर्शन में आप पाएंगे कि जो साधक होता है वो प्रेमी के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है और जो ईश्वर होता है, ब्रह्म होता है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ प्रेमिका के सांकेतिक रूप में होती है। प्रेमिका प्रेमिका के प्रति जो विरह है, उससे मिलने की जो तड़प है, वही तड़प जो है वो साधक का ईश्वर से मिलने की तड़प के समान होती है। तो इसी का रूपक मानते हुए यहाँ जो साधक होता है, भक्त होता है, बंदा होता है, वो प्रेमी के रूप में परिकल्पित होता है और जो खुदा ईश्वर या ब्रह्म है वो प्रेमिका के रूप में परिकल्पित होता है। इसी दर्शन को तसव्वुफ कहा जाता है, प्रेम मार्गी कहा जाता है, प्रेम आश्रयी कहा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। सबसे सरल नाम पड़ता है इसका सूफी। तो खुसरो के साहित्य का जो एक पक्ष है वो सूफी भावना से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये मुरीद थे, उनके ये शिष्य थे। तो इससे भी पता चलता है कि इनके अभिव्यक्ति का, इनके काव्य का, इनके साहित्य का एक पक्ष जो है वो सूफी के साथ बड़ी गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह की सूफी भाव की रचनाओं में आप पाएंगे
कि उसमें खुदा से मिलने की जो तड़प होती है उसकी अभिव्यक्ति होती है, और इसके साथ साथ खुदा से मिलन का जो आनंद होता है वो भी व्यक्त होता है। तो सूफी से अभिप्राय आपका यही है कि इसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर तय होता है। इश्क मजाजी मतलब लौकिक प्रेम, और इश्क हकीकी मतलब अलौकिक या ईश्वरीय प्रेम। मतलब मानवीय प्रेम के रास्ते पर चलते हुए ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने की बात होती है। दूसरी चीज इसमें बंदे यानी साधक को प्रेमी और खुदा यानी ईश्वर को प्रेमिका के रूप में परिकल्पित किया जाता है। तीसरी चीज, इसमें प्रेम मार्ग का अनुसरण होता है। चौथी चीज आप इसमें पाएंगे कि इसमें खुदा से मिलने की तड़प तथा मिलनोपरांत होने वाले आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तो खुसरो साहित्य का एक पक्ष आपको ऐसा दिखेगा जहां पर ये आपको मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं खुसरो का एक पद, खुसरो रैन सुहाग की खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग। तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग। अब यहां इस पद में आप पाएंगे कि पहला जो पद है, इस पद का पूर्वार्ध जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ईश्वर से मिलने की छटपटाहट है, तड़प है। और जो दूसरा पद है, उत्तरार्ध है इस पद का, उसमें आप पाते हैं कि खुदा से बंदे के मिलन होने के उपरांत का जो आनंद है उसकी बात कही गई है कि तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक अंग। मतलब आत्मा और परमात्मा के एकाकार हो जाने की बात कही गई है, एक लय हो जाने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप खुसरो साहित्य के दूसरे पक्ष को आपने देखा कि यहाँ पर सूफी भाव है, सूफियाना अंदाज है। कुछ चीजें अब यहाँ पे आपकी रह जा रही हैं जो कल की क्लास में मैं उसको कवर करूंगा, क्योंकि आज के क्लास का समय समाप्त हो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।